हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एच.एल. यादव होम्योपैथ यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पल्मोनरी अस्थमा या जिसको एज्मा कहा जाता है, पल्मोनरी एज्मा या ब्रोंकियल एज्मा के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इसको सीधी भाषा में हम दमा या फने का रोग कहते हैं। किसी भी एज ग्रुप में पाया जाता है दोस्तों, और चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, किसी भी एज ग्रुप और किसी भी सेक्स में पाया जाता है। समान रूप से मेल और फीमेल दोनों में ही पाया जाता है। साइन और सिम्टम इसके होते हैं दोस्तों, ब्रीथिंग, सीवियर ब्रीथिंग, बहुत जोर से सांस चलती है, साइनोसिस हो सकता है और कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है दोस्तों। और इसमें बहुत ज्यादा खराब होती है, एस्फेक्सिया हो सकता है, वायलेंट हॉस्पिटलाइजेशन, वायलेंट कफ होने से हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है इमीडिएट। इतना तेज से कफ चलने लगती है, सांस चलने लगती है कि एक कदम चलना भी भारी हो जाता है। तो स्पेशली दो तरीके के अस्थमा होते हैं दोस्तों, ड्राई और वेट। तो अस्थमा का अगर डिफिनीशन बोला जाए दोस्तों, अस्थमा इज ए क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन। कहाँ का ऑब्स्ट्रक्शन है? यहाँ चेस्ट में जो लंग है वहां पर, ट्रैकिया में, एल्वेओलाई में, गले में कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है। तो यहां सब जगह ऑब्स्ट्रक्शन और कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण से रिवर्सिबल लंग डिजीज, जो लंग डिजीज बार बार होती है, बार बार निमोनिया के कारण से, बार बार सर्दी खांसी कफ कोल्ड लगने के कारण से रोग क्रिएट होता है। In this condition, inflammation of lung, alveoli और constriction of trachea, tracheoles, bronchus, bronchioles, किसी में भी सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं ऑर्गन, और जिसके कारण से बहुत ज्यादा अकोमुलेशन ऑफ कफ या ड्राई कफ होती है। कंस्ट्रिक्शन होने से जो होता है सीटी की जैसी आवाज आने लगती है। अगर वही बहुत ज्यादा कफ फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों, तो उस केस में व्हीजिंग साउंड मिलने लगती है। एक होता है व्हिस्लिंग साउंड, व्हिस्लिंग साउंड कंस्ट्रिक्शन में होता है, और कफ अकोमुलेट हो जाता है, उसमें व्हीजिंग साउंड होती है दोस्तों। तो जो है साइन एंड सिम्टम्स होते हैं दोस्तों। बार बार रिकरेंस ऑफ निमोनिया, रिकरेंस ऑफ कफ कोल्ड, कॉमन कोल्ड जो होता है, इस तरीके का अगर होता है तो इस कंडीशंस में इस तरह का कफ देखने को मिलता है। तो मेनली इसमें जो होता है पल्मोनरी अस्थमा में या ब्रोंकियल अस्थमा में दो तरह का कफ फॉर्मेशन होता है, एक ड्राई या एक वेट, जिसको ह्यूमिड कफ कहते हैं। ह्यूमिड कफ का नाम दिया गया है। ड्राई कफ वो होता है जिसमें कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकियोल्स का होता है। ब्रोंकियोल्स का कंस्ट्रिक्शन होने लगता है, जो होता है ब्रोंकियोल्स, जिसमें हमारा एयर जाता है ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन। तो उस ब्रोंकियोल में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसके कारण से व्हिस्लिंग साउंड निकलती है। तो कहीं भी जैसे हम सीटी बजाते हैं तो सीटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है, तो इसके कारण से जो साउंड निकलती है इसको कहते हैं व्हिस्लिंग साउंड। व्हिस्लिंग माने सीटी की सी आवाज निकलेगी। ड्राई कफ में बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एल्वेओलाई का होता है। दूसरा, अगर वही एल्वेओलाई में कफ जब आ जाता है तो कफ फड़फड़ाता है। कफ पर जब एयर जाता है, धक्का मारता है उस पर, तो उसको व्हीजिंग साउंड होती है। व्हीजिंग साउंड माने एक फड़फड़ाहट वाला साउंड होता है, वो गीला कफ में या वेट अस्थमा में होता है। तो दोस्तों, ड्राई कफ में क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकियोल्स फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से होता है, जिसके कारण से व्हीजिंग साउंड निकली। वेट का अस्थमा या ह्यूमिड अस्थमा उसको कहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कफ फॉर्मेशन हो जाता है, कफ बढ़ जाता है, उसको जो है ये वेट एग्जिमा या ह्यूमिड अस्थमा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा अक्यूमुलेशन ऑफ कफ
विथ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एल्वियोली का होता है। इसमें दोनों चीज पॉजिटिव होता है, कफ का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके साथ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एल्वियोली रहता है। तो ये सब जो होता है, बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण से रैटलिंग साउंड आती है। रैटलिंग साउंड काफी सुनाई देती है। अगर पेशेंट दूर भी बैठा है तो इस तरह का, अगर वो सांस ले रहा है तेजी तेजी से, तो सुनाई देता है। इसमें ऑक्सीजन की कमियां होने लगती है, क्योंकि पूरा एयर जो है नहीं जा पाता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस फूलना, घबराहट होता, साइनोसिस हो जाना, सांस लेने पर आवाज सुनाई देना, और चलने फिरने पर तकलीफ होना, बहुत ज्यादा चल फिर नहीं पाता है, एक कदम चलना भी भारी होता है, या किसी ऊंचाई वाले स्थान पर चढ़ते समय कहीं पर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, एकदम से कमजोर रहता है, कमजोर हो जाता है सांस, ये बार बार रिकरेंस होते, क्योंकि जो है ऑक्सीडेशन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है, ऑक्सीजन लेवल इसमें काफी गिर जाता है, जिसके कारण से पेशेंट जो है बहुत वीक और तकलीफ महसूस करता है। तो ये सब अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा या पल्मोनरी अस्थमा के कारण हुए दोस्तों। इसमें डिस्पनिया बहुत ज्यादा होती है, और चेस्ट में काफी टाइटनेस रहता है, चेस्ट को हमेशा सपोर्ट दे करके रखता है पेशेंट। ये बहुत कभी कभी इतना वायलेंट हो जाता है तो अप टू हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, कभी कभी सडन डेथ भी हो जाती है दोस्तों। तो ये सब चीजें होती हैं, तो ये सब सिम्टम्स हैं, ये सब कॉजेज हैं, इसके कॉजेज हैं। तो आप इससे थोड़ा सा धूल धक्कर से बचे, डस्ट पार्टिकल से बचे, फैक्ट्रीज वगैरह अगर पास में है तो उससे बचे, और जो है मॉइस्ट वेदर से बचे, हेट्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन से बचे, इसके साथ साथ सीजनल चेंजेस से बचे। सीजनल चेंजेस होने के कारण से भी बहुत ज्यादा पोलन अटैक करते रहते हैं, तो उसके कारण से भी यह सुविधा होने लगती है। और केमिकल वगैरह बहुत ज्यादा होता है, वो स्पेशली जो होता है अगस्त सितंबर में पोलेंस बहुत ज्यादा होते हैं, उस कंडीशन में बढ़ जाता, डस्ट पार्टिकल से बढ़ जाता, बार बार रिकरेंस ऑफ न्यूमोनिया का कोल्ड, कॉमन कोल्ड के कारण से होता है। तो ये सब सावधानियां अगर रखेंगे दोस्तों तो काफी हद तक हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें कुछ एलोपैथिक में तो दोस्तों बहुत सीवियर होने पर तुरंत हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। बाकी अगर नॉर्मल चल रहा है, हल्का फुल्का है, तो आप होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट लेकर के इस रोग से आप निजात पा सकते हैं। एलोपैथिक में बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं है, एक्सेप्ट सीवियरिटी केस। सीवियर केस होने पर वो लोग थोड़ा सा आपका बचाव कर देते हैं, सेव कर देते हैं, लाइफ का सेविंग हो जाती है। इसके बाद वो आप होम्योपैथिक चलाइएगा तो कुछ दिनों तक, कुछ सालों में ठीक हो जाएगा। और बढ़िया कुशल चिकित्सक से आप परामर्श लेकर के इसका ट्रीटमेंट लीजिएगा, बहुत अच्छा मिरेकल रिजल्ट आता है और लाइफ लॉन्ग के लिए ठीक हो जाता है दोस्तों। लेकिन पॉजिटिव फैक्टर्स जो ट्रिगर्स हैं जिससे आपको बचना चाहिए, उसको आपको इसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ बचाव करना जरूरी होता है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। अगर ड्राई एक्जिमा है, ड्राई अस्थमा है, तो ड्राई अस्थमा में हम आर्सेनिक एल्बम इज द मेन मेडिसिन ऑफ ड्राई अस्थमा मेडिसिन। इसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत तेजी से सांस आती, बहुत वायलेंट होती है, पेशेंट सोचता है कि मैं मर जाऊंगा। पेशेंट सभी को अपने पास घेर करके बैठाए रखता है रात भर, और अग्रेवेशन इसका जो होता है मिडनाइट के बाद होता है 12 to 4 PM, और इसका पीक पॉइंट टाइम होता है 2 PM, और बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीने की इच्छा करती है दोस्तों। और जो होता है एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है, रेस्टलेस रहता है, बेचैन रहता है, और फियर ऑफ डेथ होता है इसका सिम्टम। अगर इस तरह का सिम्टम मिल रहा है तो आर्सेनिक एल्बम आप दीजिए। दूसरी मेडिसिन दोस्तों, चूंकि ये एक तरह की साइकोटिक मेडिसिन है, तो थूजा 200 वीकली अगर दिया जाए तो काफी अच्छा राहत महसूस करेगी दोस्तों। तीसरी मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, रूमेक्स
ड्राई कफ होने पर इसको दिया जा सकता है इसमें। और ड्राई कफ रहने पे स्पॉन्जिया टोस्टा मदर 15 मिनट सुबह दोपहर शाम अगर दिया जाए काफी हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ अगर ह्यूमिड अस्थमा रहता है या वेट अस्थमा रहता है तो उसमें इपिका, अगर नासियाटस टेंडेंसी और एक खांसते खांसते बलगम बाहर आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो आप इस दवाई को दे सकते हैं। जहां पर आपको रैटलिंग साउंड मिले या व्हीजिंग साउंड मिले, साथ साथ विस्लिंग साउंड भी रहती है, तो आप इपिका के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों ह्यूमिड अस्थमा के लिए एंटिम टार्ट, बहुत बढ़िया मेडिसिन है, एंटिम टार्टेरिकम। और साथ साथ ब्लैटावराई मदर टिंचर 15 बूंद। जी हाँ दोस्तों, ड्राई अस्थमा के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे, और थूजा 200 वीकली 1 डोज करके 1 बार। और इसके साथ साथ दोस्तों आप बहुत सारी और मेडिसिन है जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम ले सकते हैं। और ह्यूमिड अस्थमा के लिए इपिका 30 और एंटिमटाट 30 अल्टरनेट अगर 4-4 घंटे से दिया जाए 2-2 बूंदे डायरेक्ट टंग पर, तो बहुत ही सुविधा होगी। ड्राई अस्थमा में दोस्तों स्पॉन्जिया मदर टिंचर 15 बूंद सुबह शाम गर्म पानी में अगर लिया जाए आधा कप तो बहुत अच्छा रहेगा। और वेट अस्थमा में ब्लाटा ओरिएंटलिस 15 बूंद सुबह शाम अगर लिया जाए तो काफी कारगर होगा। सावधानी रखें और जो ट्रिगर फैक्टर्स है इससे बचें। हीट कोल्ड रिएक्शन ना होने पाए, ठंडा पानी मत पीजिए, गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी से नहाइए, ये सब से आप जो है रोग से काफी सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का ब्रोंकियल अस्थमा या पल्मोनरी अस्थमा की कुछ साइन सिम्टम्स, डेफिनेशन होता कैसे है, उपाय उपचार, ये सब मैंने बताया। और मैं आशा और उम्मीद आपसे करता हूं, आपने जो समय दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को लाइक करें और आइकन और बेल बटन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।